नमस्ते। कभी सोचा है हिमालय जैसे इतने ऊंचे पहाड़ आखिर बने कैसे? या फिर ग्रैंड कैनियन जैसी गहरी खाइयां किसने खोदी? आज हम उन्हीं जबरदस्त ताकतों को समझने वाले हैं जो हमारी इस धरती को लगातार एक नया रूप देती रहती हैं। अक्सर हम यही मानते हैं ना कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन एकदम ठोस और स्थिर है, पर असलियत कुछ और ही है। सच तो यह है कि हमारी धरती लगातार हिल रही है, बदल रही है, बहुत बहुत धीमी रफ्तार से, लेकिन यह बदलाव कभी रुकता नहीं है। तो ये पूरी कहानी एक तरह से दो ताकतों के बीच की जबरदस्त खींचतान है। एक तरफ वो शक्तियां हैं जो धरती के अंदर से उठकर नई नई चीजें बनाती हैं, जैसे पहाड़, और दूसरी तरफ हैं वो शक्तियां जो सतह पर काम करती हैं और बनी हुई चीजों को लगातार घिसती रहती हैं, समतल करने की कोशिश करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन ताकतों की जो धरती के बिल्कुल अंदर से, उसके कोर से पैदा होती हैं। ये हमारे प्लैनेट का पावरफुल इंजन है। इनको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडो का मतलब ही है अंदर। ये वो जबरदस्त ताकतें हैं जो धरती के भीतर से काम करती हैं। सोचिए जरा, प्लेट टेक्टोनिक्स जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को खिसका देती हैं, ज्वालामुखी जो लावा उगलकर नई जमीन बना देते हैं, और भूकंप जो तो पल भर में नक्शा ही बदल देते हैं। लेकिन देखिए, प्रकृति को बैलेंस पसंद है, तो जैसे ही ये अंदरूनी ताकतें कुछ बनाती हैं, एक दूसरी ताकत काम पर लग जाती है, जिसका बस एक ही मकसद है, हर ऊंची नीची चीज को बराबर कर देना। और इन बाहरी ताकतों को कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो मतलब बाहर, और इन्हें एनर्जी कहां से मिलती है? सूरज से। यही सूरज हवा और पानी को चलाता है, और फिर ये हवा पानी लगातार जमीन को काटते छांटते घिसते रहते हैं। तो ये एक तरह का बनाने और मिटाने का खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, तो ये बाहरी ताकतें अपना काम करती कैसे है? इसके तीन मेन तरीके हैं। पहला, वेदरिंग मतलब चट्टानों का टूटना, जैसे पानी दरारों में जम जाए और उन्हें तोड़ दे। दूसरा, मास मूवमेंट, जैसे कि लैंडस्लाइड, जब ग्रेविटी की वजह से मलबा नीचे खिसक आता है। और तीसरा, इरोजन, यानी जब नदी या हवा उस टूटे हुए मलबे को एक जगह से उठाकर कहीं और ले जाती है। और प्रकृति के ये एजेंट्स मतलब नदियां, ग्लेशियर, हवा, ये सब जमीन पर अपनी अलग अलग छाप छोड़ते हैं। जैसे नदी पहाड़ों को काटकर वी शेप की घाटी बनाती है, और फिर वही नदी उस काटे हुए मलबे को आगे ले जाकर जमा कर देती है, जिससे डेल्टा बन जाता है। हर किसी का काम करने का अपना एक अलग ही स्टाइल है। एक नदी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अपनी पूरी लाइफ में नदी का जमीन को बदलने का तरीका भी बदलता रहता है। जब नदी जवान होती है तो वो तेजी से पहाड़ों को काटती हैं और वी शेप्ड की घाटियां बनाती हैं। मैच्योर होने पर मैदानी इलाकों में सांप की तरह बल खाती हुई चलती है, और अपनी बुढ़ापे की स्टेज में समंदर से मिलने से पहले डेल्टा और ऑक्सबो लेक जैसी चीजें बनाती है। अब जरा जमीन के नीचे चलते हैं। यहां अंडरग्राउंड पानी धीरे धीरे लेकिन बड़े कमाल का काम करता है। जब पानी चूना पत्थर वाली गुफाओं से टपकता है तो अपने पीछे मिनरल्स छोड़ जाता है। जो शेप्स गुफा की छत से नीचे लटकती हैं उन्हें कहते हैं स्टैलेक्टाइट। याद रखने का एक तरीका है, ये छत को टाइट पकड़ कर रखती हैं। और जब वही मिनरल वाला पानी फर्श पर टपकता है तो नीचे से ऊपर की ओर एक टीला सा बनने लगता है। इसे कहते हैं स्टैलेग्माइट। ये जमीन से पूरी माइट यानी ताकत से ऊपर उठने की कोशिश करता है। और फिर हजारों सालों के बाद वो पल आता है जब ऊपर से आता हुआ स्टैलेक्टाइट और नीचे से बढ़ता हुआ स्टैलेग्माइट आखिरकार मिल जाते हैं। और जब ये मिलते हैं तो एक पूरा पिलर बन जाता है ना कमाल की बात? तो हमने जमीन के अंदर और उसकी सतह की बात तो कर ली। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और उस चीज को समझते हैं जिसके बिना ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं है। हमारा वायुमंडल, यानी हमारे प्लैनेट के चारों ओर गैसों का वो सुरक्षा कवच। जिस हवा में हम सांस लेते हैं ना, उसमें करीब करीब 99% तो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन असली खेल तो बाकी बचे 1% का है। इसी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, और यही गैसें कम मात्रा में होने के बावजूद हमारी धरती को एक कंबल की तरह गर्म रखती हैं। हमारा एटमॉस्फेयर एक केक की तरह है जिसमें 5 लेयर्स हैं। हम सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, जहां मौसम की सारी हलचल होती है। इसके ठीक ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां हमारी ओजोन लेयर है। और ऊपर जाएं तो मीजोस्फेयर में उल्का पिंड जलकर टूटते तारे बन जाते हैं, और थर्मोस्फेयर तो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। अच्छा, अब धरती के टेम्परेचर को समझने के लिए एक बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है, एल्बीडो। सीधे सीधे बोले तो इसका मतलब है कि कोई सतह कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब वापस भेज देती है,
जैसे गर्मियों में सफ़ेद टी शर्ट ज़्यादा धूप रिफ्लेक्ट करती है तो वो ठंडी रहती है, जबकि काली टी शर्ट गर्मी सोख लेती है। और ये अंतर कितना ज़्यादा हो सकता है वो इस चार्ट में साफ दिखता है। ताज़ी बर्फ को देखिए, ये करीब 85% सूरज की गर्मी को वापस स्पेस में भेज देती है। एक तरह से धरती का आईना है ये। वहीं दूसरी तरफ गहरा समुंदर है जो लगभग सारी गर्मी सोख लेता है। और यही बड़ा फर्क हमारे मौसम और क्लाइमेट को चलाने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि धरती पर कहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी सुखी जा रही है और कहीं से वापस भेजी जा रही है। इस एनर्जी के इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए ही प्रकृति ने दो सिस्टम बनाए हैं, हवाएं और समुद्री धाराएं। इनका काम बस यही है कि ये गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बैलेंस बनाए। पर एक और चीज है जो इनकी दिशा तय करती है, कोरियोलिस फोर्स। यह असल में कोई फोर्स नहीं है, बल्कि हमारी धरती के घूमने का एक असर है। इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं और करंट्स दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं तरफ। तूफानों में जो घुमाव आता है वो इसी की वजह से आता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम रोज महसूस कर सकते हैं। दिन में जमीन समंदर के पानी से जल्दी गर्म हो जाती है, तो समंदर की ठंडी हवा गर्म जमीन की तरफ चलती है। इसे सी ब्रीज कहते हैं। और रात में इसका ठीक उल्टा होता है, जमीन ठंडी हो जाती है और हवा जमीन से समंदर के तरफ बहती है। समंदर के अंदर बहने वाली ये विशाल धाराएं यानी करंट्स हमारे क्लाइमेट और यहां तक कि हमारी जिंदगी पर भी बहुत गहरा असर डालती हैं। जैसे ठंडी धाराएं अपने आसपास के इलाकों को सूखा बना सकती हैं, जैसे चिली का अटाकामा रेगिस्तान। और जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं ना, वो जगहें मछली पकड़ने के लिए दुनिया की बेस्ट जगह होती हैं। हाँ, ये भी सच है कि इन्हीं जगहों पर खतरनाक कोहरा भी बहुत बनता है। और जब हवा और समंदर की ये बड़ी बड़ी ताकतें आपस में मिलती हैं तो मौसम का सबसे रौद्र रूप सामने आता है, यानी साइक्लोन या चक्रवात। अब सारे साइक्लोन एक जैसे नहीं होते। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिन्हें हम हरिकेन या टाइफून भी कहते हैं, वो हमेशा गर्म समंदर के ऊपर ही बनते हैं। साइज में ये छोटे होते हैं पर तबाही बहुत ज्यादा मचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ये जमीन या समंदर कहीं भी बन सकते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। तो धरती के अंदर से उठने वाली ताकतों से लेकर उसे समतल करने वाली बाहरी ताकतों तक, हवा की एनर्जी से लेकर समुद्र की धाराओं तक, हमारी धरती वाकई एक कमाल का हमेशा बदलने वाला सिस्टम है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। लगातार बदलते रहने की इस दुनिया में हमारे इस प्लैनेट का अगला रूप क्या होगा?